स्वागत है आपका। आज हम पुनः रोज की तरह 9 बजे एकत्रित हुए हैं। 9:22 हो चुके हैं और हमारे जो नए साथी आज पहली बार आए हैं, मैं पुनः तहे दिल से आपका आरसीएम परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा मैं फील कर पा रहा हूं, जैसा मैं महसूस करता हूं, मैं दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मैं इस बिजनेस को जिस नजरिए से देखता हूं उसी नजरिए से बताने की कोशिश करूंगा। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है जो नए साथी आए हैं कि आप भी अपने नजरिए को थोड़ा सा मेरे नजरिए से मिलाने की कोशिश करिएगा और मेरे नजरिए से उसको देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नजरिया ही है जो किसी काम को आगे ले जाता है। यदि हमारा नजरिया अलग दिशा में जाएगा, आपका नजरिया अलग दिशा में जाएगा, तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो अभी जो 45 मिनट हम आपसे बात करेंगे उसमें आपको मेरे नजरिए से देखना है कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, मेरे ओपिनियन क्या है इस बिजनेस को लेकर के, क्या हमको आपको मिल सकता है, क्यों करने की जरूरत है हमको आपको जिंदगी में। इन विषयों पर हम बात करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सभी नजरिया जो अपना रखिएगा, उसको सुनने समझने का, जानने का, वो मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपके नजरिए से इसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना जरूर कहूंगा। इसके बाद जो नए साथी आए उनको यदि कोई इस पे डाउट होता है किसी विषय को लेकर के, वो अपनी डाउट लिस्ट बनाए और हमसे बात करें। हम सब लगातार इसमें सभी साथियों से मेरी बात होती रहती है, हर विषय पर डिस्कस होता रहता है। मैं आप ही लोगों के बीच से हूँ, आप ही लोगों का के परिवार का एक सदस्य हूँ। तो अपन उस पर बात कर लेंगे डाउट लिस्ट पे। फिलहाल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि जैसा सभी साथी जानते हैं, मैं मेरे लिए जो पहली बार जो साथी आते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जो लोग पुराने हो गए, जो लगातार आ रहे हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, इसको फिर से देखें, फिर से जाने, फिर से समझे, प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो नए लोग आए हैं उनको मैं प्लान हर दिन दिखाता हूँ। तो उन्हीं के नजरिए से मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे अपन बात करते हैं। देखिए, हम सब यहाँ चिंतन के लिए आए हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो चिंतन करने वाले लोग हैं। तो अपन यहाँ से किसी विषय पर चिंतन और मनन के लिए आए हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको आपको सबको सोचने समझने जानने की पूरी शक्ति दी है। 84 लाख योनियों के बाद हम आपका जन्म हुआ है। तो हम सब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सारी विषयों पर भली भांति सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इस विषय पर भी आज हम जो नए साथी आए हैं उनको एक जज के रूप में मैं नियुक्त करता हूं कि वो लोग भी इसको समझने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें और फिर एक जज के रूप में निर्णय दें हमको कि क्या हम इस पे आगे जा सकते हैं, क्या हम जो वास्तव में मेरी सोच है वो सही है या इसमें कुछ त्रुटि है। मेरा स्क्रीन जो है मैं एक बार सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ, नहीं क्योंकि डिस्टरबेंस होगा। आप लोग जो को होस्ट है प्लीज एडमिट करते रहेंगे लोगों को। ये मेरी स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है।
Again, most welcome. सबसे पहले मैं आज एक आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है बेरोजगारी। आपके हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए अपना घर, परिवार, देश, प्रदेश, जिला छोड़ के अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। 10, 15, 20,000 की नौकरी। मतलब इतनी भयावह स्थिति है भारत में बेरोजगारी को लेकर के कि आप हम इसीलिए आज यहाँ मिलकर इस पर डिस्कस करते हैं कि इसका समाधान क्या है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो पहली समस्या है बेरोजगारी। 1 साल में 7.5 लाख बेरोजगार तैयार होंगे। ये आंकड़ा कोरोना के बाद लगभग 25 लाख के आसपास पहुंच चुका है। और दूसरी समस्या है बीमारी। भारत में 90% लोगों को ये नहीं पता कि हार्ट अटैक क्यों। क्या आपको मालूम है कि आप डायबिटीज से पीड़ित? जिनको हो गई है, जिन्होंने चेकअप करा लिया, उनको तो पता है। तो बहुत सारे लोग भी अभी चेकअप नहीं हुआ है, उनके अंदर है, वो धीरे धीरे बाहर है। ये भारत की 2 विकराल बीमारियां हैं, हार्ट अटैक और डायबिटीज। और ये बीमारियां क्यों होती हैं? ये सिर्फ मिलावट के कारण होती है। हमारा खान पान अनियमित है, असंतुलित है, मिलावटी है, जिसके कारण ये बीमारियां हो रही हैं। तो दूसरी समस्या क्या है? बीमारी हमारे देश में। और इन दोनों समस्याओं का निदान ना तो हमारे पास, आपके पास तो हो ही नहीं सकता, सरकार के पास भी। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। बेरोजगारी की बात करें तो 2.5 साल में बेरोजगारी हुई दोगुनी। अब ये 4 गुनी कोरोना के बाद हो गई है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े BA में डिप्लोमाधारी। मतलब झाड़ू लगाने, प्यून की नौकरी के लिए MA BA डिप्लोमाधारी लोग फार्म भर रहे हैं। ये स्थिति है। हम आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन इसमें से जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें 2-5% लोगों को छोड़ दें तो लगभग 95% लोगों की सोच यही होगी कि ये बच्चा हमारा पढ़ रहा है, ये पढ़ करके आए डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। 5% लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बिजनेस करे। बाकी 95% लोग नौकरी कराने के लिए ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की स्थिति है, हम जो सोचते हैं वो थोड़ी होता है, जो परिस्थितियां हैं वही होता है। तो हम आपको परिस्थितियां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि परिस्थितियां ये हैं, हम क्या सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की स्थिति ये है, उनका भविष्य क्या होगा जिनको हम आज भी सोच रहे हैं कि पढ़ लिख के नौकरी करें। तो मैं उस माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूं। उस माइंडसेट को चेंज करके हम स्कूल कॉलेज बच्चों को इसलिए भेजें कि उन्हें पढ़ना है, इसलिए नहीं कि नौकरी करना। 6ठी कक्षा में बच्चों को पंचर बनाना सिखाएगी राज्य सरकार। ये गुजरात मॉडल है। जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री हो, उस प्रदेश में बच्चों को पंचर बनाना सिखाया जाएगा। आगे आने वाले समय में ये मॉडल सभी राज्यों में लागू होगा। हम आप कुछ और सोच रहे हैं। हम आप सोच रहे हैं बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और इसको बड़ा होकर हम डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन सरकार हमारी क्या करेगी? पंचर बनाना सिखाएगी बच्चों को हमारे। सरकार की सोच कहाँ है, कहाँ ले जाना चाहती है सरकार, आप सोचिए। हम ये हमारे लिए बहुत ही खराब स्थिति है कि हमारे बच्चे पंचर बनाना सीखते हैं स्कूलों में।
यदि हम ये चाहते हैं कि पंचर पंचर बनाना ना सीखे हमारे बच्चे स्कूल में, उसके लिए आज आपको हमको सोचने समझने और जानने की जरूरत है कि आखिर इसका समाधान क्या है। समाधान पर पहले ले चलेंगे। आप सब जानते हैं कि बेरोजगारी जो है भारत की एक बहुत विशाल समस्या है, सब जानते हैं। मैं आपको आपका ध्यान, आपका माइंड जो है इस तरफ लाना चाहता हूँ। सभी को पता है बेरोजगारी है, पर सिर्फ बेरोजगारी के लिए रोने से कोई काम नहीं है कि हम बैठ के रोना रोएंगे बेरोजगारी का, हम बैठ के रोना रोएंगे बीमारी का, हम बैठ के रोना रोएंगे मिलावट का, उससे कुछ होने वाला नहीं। इस कार्य की दिशा में चिंतन करने वाले लोगों की जरूरत है कि बेरोजगारी हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हम भारत से बीमारी कैसे खत्म कर सकते हैं। इस विषय पर चिंतन करने वाले लोगों की जरूरत है। फिलहाल ये समस्याएं हमारे देश में है जिस पर हम आपसे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो ये प्रधानमंत्री साहब का स्टेटमेंट है, निजीकरण की राह से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब जो भी सरकारी नौकरियां सोच रहे हैं हम आप बच्चों को मिलेगी, सरकार पूरी तरह से सारे सरकारी कार्यालयों को, सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट ठेके पे ले जाएगी। अब जो भी भर्तियां हो रही हैं वो सब ठेके से हो रही है, एजेंसियों के माध्यम से। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर था रेलवे, बहुत ज्यादा रोजगार देता था। लेकिन आप देखो, जानकर हैरानी होगी कि अभी रेलवे भी निजीकरण की ओर चल पड़ा है। मुंबई के कई लोकल ट्रेनें जो है वो अडानी को दे दी गई। मतलब सब कुछ धीरे धीरे निजीकरण की ओर जाने वाला है। मतलब सरकारी नौकरियों को हम भूल जाए कि हमारे बच्चे अभी अगले 10 से 15 साल बाद पाएंगे या करेंगे, या सरकारी नौकरी भी होती है। सरकारी कार्यालय में तो घुस सकते हैं पर सरकारी नौकरी नहीं है। भारत में भारत की लगभग 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन। मैं भारत की उस आबादी की बात नहीं कर रहा हूं। हम भारत एक इकलौता देश है जहां पर गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए अमीर भी रिश्वत देते हैं। अमीर लोग लाइन में लगे हैं उस पे गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए। मैं ऐसे गरीबी रेखा की लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस गरीबी रेखा की बात कर रहा हूं जो इस तरह का जीवन यापन करते हैं, जो जिनके रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। ऐसे इन लोगों की बात कर रहा हूं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारत में ऐसे लोग 35% के आसपास हैं। यदि आज हम अब कल्पना करें कि क्या इनके पूर्वज भी इसी तरह की जिंदगी जीते रहे होंगे, क्या इनका खानदान जो है इसी में पले बड़े होंगे, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि इनका जन्म भी इसी तरह होगा। इनके पूर्वजों ने इस विषय पर चिंतन नहीं किया, इसलिए इनकी स्थिति ये हो गई। यदि आज हम आप भी इस विषय को लेकर के चिंतन नहीं करेंगे, रोजगार है नहीं, नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारी नस्लें हैं, वो कहां जाएंगी? उनका अंतिम रास्ता यही है। हमारा हो सकता है अच्छा चल जाए, हमारे बच्चे का भी हो सकता है अच्छा चल जाए, पर आगे जो स्थिति आएगी वो इसी कैटेगरी में चले जाएंगे। क्योंकि ये भी जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी कैटेगरी जन्म में पूर्वजों की ऐसी नहीं रही होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। इनके पूर्वज प्लानिंग नहीं किए होंगे अपने आने वाले भविष्य के प्रति, इस कारण इनकी स्थिति हो गई। यदि हम आप भी इस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन की स्थिति यही होने वाली है। अब बात करते हैं बीमारी। तो बीमारी का जो मूल कारण है वो है मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट। अभी एक टीचर आए थे सर थे, वो बोल रहे थे कि आपका तेल जो है बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा महंगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरसों के तेल जो मार्केट में मिल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, थोड़ा सा आप स्क्रीन पे देखिएगा। रिफाइन में हाइड्रोजन साइनाइड मिला बनाता था सरसों तेल, किया गया सील। आप सरसों तेल समझ रहे हैं लेकिन वो सरसों तेल नहीं है साहब, वो कुछ और है। क्या है आप अपनी स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा।
बाजार में बिक रहे सरसों तेल की जांच करें। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि कितनी मिलावट सरसों तेल में, इसकी जांच की जाए। जिसे आप सरसों तेल समझ रहे हैं वह जहर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हम इतना व्यस्त ना हो जाए कि हमारा भविष्य खराब हो जाए। हम वर्तमान बनाने के लिए इतना बिजी ना हो जाए, इतने व्यस्त ना हो जाए, या भविष्य में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, हम अपने आने वाली जनरेशन के प्रति चिंतित ना रहे। मसालों का बड़ा खुलासा, मिर्च में लाल रंग, हल्दी में पीला। अभी इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मिर्च में लाल क्यों मिलाए, मिर्च में पीला मिला देते। तो इस मानसिकता को हटा देंगे। बाजार में जो बेचने वाले, मिलावट करने वाले लोग हैं, हमारी आपकी जहां सोच समाप्त होती है वहां वो मिलाना शुरू करते हैं। हम आप जहां सोच ही नहीं सकते वहां वो मिलाना शुरू करते हैं। तो हम आप सोच नहीं सकते, हम आप उन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आगे बात करेंगे। 200 करोड़ के नकली उत्पादों का बाजार, ना कंपनी को भरत रखना है। तो आपको पता ही नहीं कि जहां से आप सामान खरीद रहे हैं, जहां से आप सामान अपनी जरूरत का ला रहे हैं, अपने खाने पीने का सामान आप जहां से जिस बाजार से ला रहे हैं, वहां 200 करोड़ का नकली उत्पाद खड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस तरह की खबरें चल रही है। मैं मान लिया हूं कि नकली है, इसीलिए हम बीमार हो रहे हैं। नहीं तो मनुष्य की उम्र 125-150 साल की, वो 80-90 साल में निपट जाती। क्यों? जिसको ईश्वर ने 150 साल का बनाया है, वो 80 साल में कैसे मर रहा है? आने वाले समय में 70 साल में लोग मरेंगे, 50 साल में मरेंगे, जो कि खान पान सही नहीं। 71% वरिष्ठ नागरिक मानसिक बीमारी से पीड़ित। हम जिसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपने समाज की जिसको मार्गदर्शक मानते हैं, रिसर्च कहते हैं, तो जिसको वरिष्ठ नागरिक है जो, वो 71% लोग मानसिक रोगी के पीड़ित। हम आप युवा हैं, हमको आपको अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने समाज का भविष्य, अपने देश का भविष्य पर चिंतन करने की जरूरत है। यदि हम इन वरिष्ठ नागरिकों के भरोसे बैठे रहे, तो रिसर्च ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। देखिए, हम सब यहाँ कोई बच्चे नहीं बैठे हैं, 18 साल से उम्र के लोग हैं, 20 साल से उम्र के ऊपर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये भी लोग हैं इस मीटिंग में। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 20 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने सुना, जो हमारे जिंदगी में घटित हुआ, जो हमारे साथ घटित हुआ, वो बहुत सारे अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, बहुत सारे जो है हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। इसी तरह आप देखें तो हमारे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है, हमारे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है, वो इसी तरह कंफ्यूजन। एक मिनट प्लीज, मैं ओके ओके, थैंक यू। इसी तरह का कंफ्यूजन हमारे आपके दिमाग में भरा हुआ, क्योंकि हमारे जो अनुभव है वो कुछ इस तरह है कि हमारे सामने जब कोई अच्छी चीज भी आती है तो पुराने अनुभव जितने खराब होते हैं, जिसके कारण नई भी चीज को हम उन्हीं अनुभवों के आधार पर आकलन करते हैं। और हमारे दिमाग में इस तरह का वायर जो है, सही वायर कहां से कहां फिट करना है जानकारी नहीं है, उलझा हुआ है, सॉफ्टवेयर हमारा उलझा हुआ है। इसको सही बटन हम ढूंढ नहीं पाते हैं। और जो लोग इसी उलझन के बीच में से सही बटन ढूंढ लेते हैं और सही वायर फिट कर देते हैं, वो लोग कामयाब और सफल हो जाते हैं। जो लोग इसी तरह उलझे रहते हैं, वर्तमान के साथ साथ अपने पूर्व अनुमानों के आधार पर वो हर आने वाली चीज का आकलन करते हैं, वो लोग इसी तरह पूरी जिंदगी उलझे रहते हैं। वो उनके सुलझने का कोई ऑप्शन नहीं होता और उलझे हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस उलझन को
वर्तमान परिस्थितियों को जीते हुए पूर्व अनुभवों को ये मानते हैं कि ये जिंदगी है, जिंदगी में अच्छा और बुरा होता रहता है, ये होता रहेगा। यदि ऐसा कुछ हमारे सामने आया है तो उसको जाने सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसे लोग जब जानने समझने की कोशिश करते हैं, कोई एक बटन किसी सॉफ्टवेयर में से मिल जाती है और उस बटन को दबा देते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करने लगता है। तो इस तरह की उलझन से हमको आपको निकलना है। हमारे आपके दिमाग में जो उलझने भरी हुई है, उनको सही बटन की जरूरत है। वो सही बटन आप ढूंढिए। आज मेरी स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है। ये हमारे देश की भीड़ है। भीड़ मतलब कहते जनसंख्या, लोग हैं इस तरह से कुछ भरे हुए हैं। ये आगे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इसको ये मान लेंगे कि जिस तरह ये भरा है ना, आगे भी भरा हुआ है। मतलब ये आगे कुछ दिखने वाला नहीं, ये भीड़ है। और इस भीड़ में हम आप भी कहीं, हम आप भी इस भीड़ में कहीं है, क्योंकि हमारे देश की भीड़ है, देश की जनसंख्या है। इस तरह से कुछ आप और नजदीक से उसको देखते हैं तो इस तरह के कुछ चेहरे नजर आते हैं। क्या हम इस भीड़ में से अपने आप को पहचान सकते हैं? यदि आप ढूंढ सकते हैं तो आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ढूंढिएगा और उसके ऊपर गोला लगा के आप हमको व्हाट्सएप करिएगा कि आप कहाँ पर। हम आप सोच जरूर रहे हैं कि हम ये है, हम वो है, हम ये है, पर साहब कोई अस्तित्व तो नहीं है। इस तरह से गिनती होती है हमारी आपकी, जहां हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। हम अपने गांव के ही बहुत बड़े तुर्रम खान माने जा सकते हैं, हम अपने तहसील के बहुत बड़े तुर्रम खान माने जा सकते हैं, हम अपने जिले के बहुत बड़े तुर्रम खान मान सकते हैं, लेकिन प्रदेश स्तर के बहुत बड़े तुर्रम खान होते हैं। और देश में जाते जाते तो कुछ चंद लोग बचते हैं। लेकिन साहब अभी देश के बाद विश्व में, और इन्हीं में से कुछ लोग निकलते हैं जो अपनी विश्व स्तर पर अपनी पहचान छोड़ते हैं। इसी में से कुछ लोग निकलते हैं जो अपनी देश स्तर पर पहचान बनाते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग निकलते हैं जो प्रदेश स्तर पर पहचान बनाते हैं। वो आप हो सकते हैं। मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा आपसे, उस कॉन्सेप्ट में वो ताकत है कि आपको इस भीड़ से निकाल करके आपको विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। बशर्ते आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जिस भीड़ को नेता आता है 5 साल बाद चुनाव करवाने के लिए, वो उसको ट्रैक्टर में भर भर के, डाले में भर भर के, बस में भर भर के ले जाता है और वहां पे उसको इसी तरह की मीटिंग, सेमिनार और उनके जो आयोजन होते हैं राजनीतिक, उसमें ले जाता है। वो उनको 1.5 घंटे सुनता है, 2 घंटे सुनता है, और इसके बाद जब ये भीड़ चलती है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से उनको भोजन के पैकेट भेजे जाते हैं। पूरी के पैकेट, पूरी सब्जी होती है, उसके पैकेट फेंके जाते हैं, और ये भीड़ जो है वो कौवे की तरह दौड़ती है पकड़ने के लिए। इस भीड़ का 5 साल में सिर्फ इतना ही उपयोग सफल लोग कर पाते हैं। यदि हम आप अपने जीवन में इस भीड़ से नहीं निकलेंगे तो हमारा आपका उपयोग ही राजनीतिक तौर पर सिर्फ इतना ही हो पाए। यदि हम इस भीड़ से निकलना चाहते हैं और हम वो पूरी सब्जी का पैकेट पकड़ने वाले नहीं, हम उस पूरी पैकेट को फेंकने वाले बन सकते हैं। बाकी ये भीड़ रहेगी, ये दुनिया है ऐसे ही चलेगी, ये चलती रहेगी। आप हम निकलना चाहते हैं या नहीं, ये भीड़ ऐसे ही पूरी के पैकेट को दौड़ती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। ये बात अलग है कि हम आप निकल पाते हैं इससे या नहीं। इस मेरे कॉन्सेप्ट में वो ताकत है कि आपको यहाँ से निकाल सकता है। फैसला आपको हमको करना है। क्या आप इस भीड़ से निकलना चाहते हैं? इन समस्याओं का समाधान है आपके पास? यदि नहीं है तो आइए हम समाधान पर ले चलते हैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? ये एक नया नाम है अभी भारत में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी इसको भारत में 0.05% लोग ही जानते हैं। अभी बहुत सारे, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है जो इसके प्रति अनभिज्ञ।
और उसका कारण है कि उसका सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से उलझा हुआ है कि वो जानने की कोशिश नहीं करता। वो तो जब भीड़ आएगी, जहां भीड़ जाएगी वही चल देगा, वो कुछ नया जानने सीखने की कोशिश नहीं करता। इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है अभी नया है हमारे देश में। तो बात आती है कि अभी हमारे देश में कौन सा बिजनेस है। तो हमारे देश में अभी जो बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस कहलाता है, कौन सा बिजनेस है, इसके पहले अपन देखते हैं। हम सब अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सारे लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हम पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा कमाने के लिए नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, खेती करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, यही काम है। और भी उल्टे सीधे काम है लेकिन उनकी गिनती नहीं होती है, वो नाजायज काम बोले जाते हैं। वो काम नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईमानदारी और इज्जत के साथ हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और पैसा कमाते हैं, वो पैसा जाता करता है। तो सीधी सी बात है कि हम अपनी जरूरत के लिए उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं और अपनी जरूरत का सामान लाते हैं। तो देखिए हमारे बाजार, हमारे देश में बाजार व्यवस्था क्या है, जहां हम मेहनत से पैसा कमाकर खर्च करते हैं। तो हमारे देश की जो बाजार व्यवस्था है बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार व्यवस्था। परंपरागत मतलब मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे सारे पूर्वज जो थे वो इसी बाजार को करते आए हैं, हम भी उसी बाजार को कर रहे हैं। और जब तक हम आप इस बाजार को करते रहेंगे तब तक हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं। क्यों नहीं है, इस विषय पे बात करते हैं। अर्थशास्त्रियों को मानना है ये ट्रेडिशनल मार्केट में या कोई भी बाजार में कंपनी जो सामान बनाती है वो 50 रुपए का जो सामान विद प्रॉफिट बनाती है वो ग्राहक को 100 रुपए में, मतलब 50% पैसा उसका कहाँ चला जाता है, प्रचारक, एजेंट, वितरक, थोक विक्रेता और दुकानदार। कंपनी क्योंकि उसको पता है कि हमें इस सामान को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना है, करोड़ों लोगों के लिए प्रोडक्शन करती है, सामान बनाती है। उसके लिए वो क्या करती है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, करोड़ों लोग जानते हैं, उससे जाकर वो एडवर्टीजमेंट कराती है। जैसे ही एडवर्टीजमेंट होता है, ये ग्राहक होता है, ये दिन रात खून पसीना बहाता है, मेहनत करता है, और जाकर जैसे ही शाम होती है एंटरटेनमेंट करता है, टीवी देखेगा, न्यूज देखेगा, क्रिकेट देखेगा, फिल्म देखेगा, धारावाहिक देखेगा, रामायण महाभारत देखेगा, लेकिन जो वो देखना चाहता है वो कम दिखाया जाता है, विज्ञापन ज्यादा दिखाया जाता है। और जैसे ही ये ग्राहक विज्ञापन देखता है वो दुकानदार के पास में प्रोडक्ट की डिमांड करता है, वो दुकानदार थोक विक्रेता से, थोक विक्रेता वितरक से, चूंकि ये बीच के लोग बनाते नहीं है, वितरक कहा जाता है एजेंट के पास, और एजेंट कंपनी से सामान उठाता है, इस तरह से सामान एक ग्राहक तक पहुंचाता है। अब कंपनी ने जो सामान को 50 रुपए विद प्रॉफिट बनाया था, उसको पता है कि ये सामान हमको ग्राहक तक पहुंचाते इसकी कॉस्ट 50%, क्योंकि हमको बिचौलियों का भी कमीशन देना है, तो कंपनी उसमें 50 रुपए के सामान में एमआरपी डाल देती है 100 रुपए, क्योंकि उसको इन बिचौलियों का भी खर्चा देना है। और वो एमआरपी 100 रुपए हुआ, हम आप जाते हैं एमआरपी पे सामान देते हैं, 100 रुपए पैसा देकर हम सामान को ले आते हैं। हमको आपको ये गणित पता नहीं है। यदि पता होती तो आज 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग पर भारत में 25 साल से काम चल रहा है, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। क्यों? उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे देश में ऐसे लोग रहते हैं कि यदि 50 रुपए रात में चलते चलते कहीं जेब से उड़ जाए तो 4 घंटे उस 50 रुपए को ढूंढेंगे। इसके बाद मान लीजिए नहीं मिला तो रात में वो नींद नहीं आएगी उनको, जैसे ही सुबह होगी वो फिर उसी जगह पे जाएंगे और सुबह भी ढूंढेंगे। ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं, फिर भी 50% पैसा उनकी मेहनत का इन बिचौलियों के पास चला जाता है। ये बात उनको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपए जब उड़े थे वो तो दिखा था उनको, पर ये जो 50% उनकी जिंदगी की कमाई बिचौलियों के यहाँ जा रहा है, ये अदृश्य, इसको कुछ लोग ही देख पाते हैं। ये पैसा मेरी मेहनत, जो सीनियर साथी है, जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं भाई आप पूरी जिंदगी काम करोगे। मान लेते हैं ये ग्राहक है, मैं एक ग्राहक हूँ, 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता हूँ, 70 साल की उम्र तक काम करता हूँ, पूरे जीवन में 50 साल मैंने काम किया। 50 साल में जो पैसा मैं कमाया उसमें से 25 साल कहाँ चले गए मेरे, इन बिचौलियों के यहाँ। क्योंकि 25 साल की कमाई हमारी कहाँ चली गई, इन बिचौलियों के यहाँ। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सिर्फ 25 साल, जो भी हम अपने आप को बड़ा तुल्यम समझ रहे हैं वो सिर्फ मेरी 25 साल की कमाई। कल्पना करिए यदि वो 25 साल की भी कमाई हम रोक लिए होते तो हम तो और बड़े तुल्यम समझ रहे, पर वो हमको जानकारी नहीं थी। और इसके पहले ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। यदि कल सोचते हैं यदि मेरे पिताजी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती और वो इस बात को समझ जाते तो आज आपको हमको 20,000, 40,000, 50,000 की नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारे पिताजी के समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि आप हम
डिजिटल क्रांति में जी रहे हैं, कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, इसलिए संभव हो पाया है। पर हमारे पिताजी के समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अब हम ऐसे पिताजी बन सकते हैं जिसके हाथ में ये टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे इस 50% पैसे को हम आप रोके जो बिचौलियों के यहाँ जा रहा है, और इन्हीं बिचौलियों के सपने पूरे हो रहे हैं। इनके बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे फर्स्ट क्लास चमचमाती कार में चल रहे हैं, इनके बच्चों को कार छोड़ने जाती है स्कूल, हमारे बच्चे साइकिल भी नसीब नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी आपको 20% पैसा इन्हीं लोग घर चलता है। हम आप दिन रात मेहनत करते हैं, टाइम नहीं रहता किसी के पास, व्यस्त है, पूरी जिंदगी व्यस्त है। ये ग्राहक जो है जिंदगी भर व्यस्त रहता है, और ये जो वितरक थोक विक्रेता एजेंट्स होते हैं, ये लोग पूंजी लगाए रहते हैं और फोन से अपना काम करते रहते हैं, फर्स्ट क्लास एसी में बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं रहता है, इनके पास पर्याप्त समय रहता है, ये सब कर लेते हैं, पर ये ग्राहक के पास कभी समय नहीं रहता। और जब तक ये नई टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, जब तक ये नए आविष्कार में नहीं आएगा, तब तक इसके पास समय होना संभव है ही नहीं। तो सोल्यूशन क्या है कि इस 50% पैसे को कैसे बचाएं? तो इस पर जब डिस्कस हुआ और देशों के बाजार पर रिसर्च हुआ, तो पता चला कि कई 126 देशों में इस तरह की बाजार नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि यदि हम डायरेक्ट कंपनी से सामान ले लें और इन बिचौलियों को हटा दें। अब देखिए, एक नई फिगर मैं आपके सामने ला रहा हूं इसी बाजार की। उस बाजार में से हमने बिचौलियों को हटा दिया, क्योंकि बिचौलिए सिर्फ सामान पहुंचाते थे, बाकी इनका कोई रोल नहीं। अब उस फिगर में से बिचौलियों को हटाने के बाद कंपनी अभी भी है, अभी भी कंपनी सामान बनाएगी विद प्रॉफिट 50 रुपए में ही। वो 50% पैसा जो हमारा बिचौलियों को जाता था, वो 50% पैसा बचेगा। अब सोचिए, वो 50% पैसा हमारे आपके घर, इन्हीं ग्राहकों के पास आना शुरू हो जाएगा। जो पैसा अभी और किसी घर जाता था, वो 50% पैसा हमारे आपके घर आ जाएगा। ये कल्पना करिए कि 50% पैसा बहुत होता है साहब। 50% पैसा अपने जीवन का आप लगाइए कि 70 साल में आप कितना, 50 साल काम करने में कितना पैसा पाएंगे और कितना पैसा आपका हमारा बाजार में खर्च हो जाएगा। वो 50% पैसा जब हमारे आपके घर आएगा तो हम आप अमीर बन जाएंगे। और इसी बिजनेस को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। दूसरी समस्या क्या है इस बाजार में? पहली समस्या तो यह है कि 50% पैसा हमारा आपका बिचौलिए के यहाँ चला जाता है, ये पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या है? इस बाजार में, किसी भी बाजार में कंपनी सामान पैक करती है, उसको पैक करने का अधिकार कंपनी को है और उसको खोलने का अधिकार ग्राहक के पास है। इन बिचौलियों के पास कोई अधिकार नहीं है उस सामान को जो कंपनी ने पैक किया है उसको खोले। लेकिन ये बिचौलिए क्या करते हैं? मुनाफा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने के लिए ये उस सामान में मिलावट करते हैं। और जब मिलावट करते हैं तो हमारा खान पान मिलावटी होता है, हम जो सामान लाते हैं मिलावटी होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो ये दूसरी समस्या है इस बाजार में कि हमारा खान पान मिलावटी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिचौलिए हैं और मुनाफा कमाने के लिए हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम आपको सामान पूर्त करते हैं और बीमार करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ कंपनी है और हम है, बिचौलिए है नहीं। अब कंपनी सामान बनाएगी, हमको आपको डायरेक्ट दे देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की है। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कंपनी भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि कंपनी के हाथ से माल निकल गया, वो बिचौलियों के माध्यम से अब तक आया। इसलिए यहाँ कंपनी को आपने आज तक किसी कंपनी को देखा ही नहीं है, आप तो सिर्फ प्रचार के माध्यम से जानते हैं। यहाँ एक कंपनी है जिसके पास आपका पूरा बायोडाटा होता है और आपके पास अधिकार होता है कि आप जाइए उस कंपनी को देख आइए। जिस भी प्रोडक्ट पर आपको शक है, आप जाइए, आपको खुलेआम कंपनी इनवाइट करती है, जो भी समस्या है आप आइए, देखिए हमारे सामान कहाँ बनते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग में अधिकार हमको आपको दिए गए हैं, हमारा सामान कहाँ बनता है ये आपको देखने के अधिकार है। जो भी डाउट है आप जाइए वहां देखिए। यहाँ पे बहुत सारे, ये उपभोक्ता कानून जो भी लागू हुआ 2019, अभी राज्यसभा में पास हो चुका है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए, और ये भी उसमें लिखा हुआ है कि जल्द इस पे कानून बनना है। अब ये बात आती है कि ये मॉडल किसका है? ये मॉडल मेरा नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल 136 देशों में, 122 देशों में लगभग चल रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत जो है अमेरिका चीन से 50 साल पीछे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में बहुत समय लगाते हैं, इसीलिए हम 50 साल पीछे। तो
ये मॉडल मैंने नहीं बनाया, इस मॉडल को भारत सरकार ने भी अप्रूव किया है और इस पर गाइडलाइन जारी। आप अपनी स्कीम पे देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय, और नीचे देखेंगे तो दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है कि मंत्रालय ने कहा है कि फिक्की और केएमजी के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 64,500 करोड़ का। मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्रालय ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, हम आपको डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट मिला दिए। अब डायरेक्ट सेलिंग पर सरकार क्या कर रही है, आगे इस पे संभावनाएं क्या है, ये आगे अपन देखते हैं। आप स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो 64,500 करोड़ का 2025 तक टर्नओवर जाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग, जो अभी मुश्किल से 15 से 20 करोड़ का है, 200 करोड़ का है। सोचिए लगभग 40, 45, 50 करोड़ का टर्नओवर अगले 5 साल में होना है। यदि ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो उसमें से 1 करोड़ 50 लाख का भी टर्नओवर यदि हम आप खींच लेंगे 7 लाख रुपए महीने 5 साल में, और नहीं आती है तो चली रही है। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन बोल रहा है कि इस पर विशेष जोर देने की जरूरत, इसको हल्के में नहीं लेना। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर, लगभग 2 करोड़ लोगों को 2025 तक जॉब देगी डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर। 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दिया खतरे का संकेत। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं क्या चलने वाला है। नीति आयोग को होता है प्लानिंग कमीशन, जो अपने भारत को 5 से 10 साल कहां ले जाना है इसकी प्लानिंग करता है। उसके हवाले से खबर है कि अगले 8 साल में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। क्यों? क्योंकि ये सारे दुकान भारत में अगले 5 से 10 साल 2025 से 30 के बीच में वही दुकानें चलेंगी भारत में जो आपको ऑनलाइन जीएसटी कटा बिल देंगे, और हर ग्राहक के पास अपनी उसकी एक ग्राहक संख्या होगी। जिस तरह यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आपकी ग्राहक संख्या बनी हुई है, आप सबकी, जिनकी नहीं बनी है वो बन जाएगी, वो भी देख लेंगे। जिस तरह आपकी ग्राहक संख्या बनी हुई है, इसी तरह अगले 25 से 2030 के बीच में हर ग्राहक का अपना एक यूनिक कोड होगा, उसी पे उसकी खरीदारी होगी, उसी पे उसका बिल कटेगा। मगर अब 2025 के बाद किसी को भी बगैर बिल का कोई सामान नहीं मिलेगा। और ऐसी दुकानें जो हैं, छोटी छोटी दुकानें जो उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, वो सब बंद हो जाएंगी। विद्यालयों में जल्द शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। अभी हमारे बच्चों में यदि बात हमारे समझ में नहीं आती, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। रामचरण साहू जी, कृपया आप छेड़खानी न करें स्क्रीन के साथ। ये अतिशयोक्ति नहीं है। अभी तो ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में। यदि समझ में नहीं आती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी नया है, अभी हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल में पढ़ेंगे, अभी इस पे कोर्स करेंगे, हम उनको ट्यूशन फीस देंगे इसको जानने के लिए, और ये कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग पे एमबीए शुरू हो चुका है, कई विश्वविद्यालय इस पे काम कर रहे हैं, उस पर भी शुरू होगा। तो अभी तो हमको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है बच्चों पर, वो बच्चों को फीस देनी पड़ेगी इसको सीखने जानने के लिए। तो यदि आ जाती है बात, तो ये समय के पहले आप एक जागरूक इंसान के रूप में सामने आएंगे। यदि नहीं आती है तो बच्चों को तो आनी है, वो तो सरकार काम कर रही है। ये हमारी थोड़ा सा पुरानी न्यूज है, ये नई न्यूज है। आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में लगभग कोर्स को मंजूरी मिल चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग कोर्स को, और बच्चे वहां भी डायरेक्ट सेलिंग पर कोर्स शुरू करेंगे। देखिए, इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद छात्रों को काम काज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कोर्स करने के बाद युवाओं को करियर बनाने में डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनी में काम करने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अभी वही है ना, जैसे हमारे दिमाग में किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर जो है उलझा हुआ है, पर बच्चे को सरकार के माध्यम से उसको पढ़ा लिखा करके उसके सॉफ्टवेयर के सही बटन को दबाया जाएगा और वो आएगा, उसको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाएगा, काम करेगा। क्योंकि हम जो मानते हैं, यहाँ काम जो है, जो हम आप काम करते हैं, उससे 25% भी कम नहीं है। जितनी ताकत हम मेहनत कर रहे हैं, उससे 25% भी मेहनत यहाँ नहीं है। लेकिन हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारा माहौल, ये सबसे कठिन है, जो हमको इस नए काम में करने में कठिनाइयां लाता है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 64,500 करोड़, सॉरी 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। हम जिस सदी में जी रहे हैं, रिसर्च और अर्थशास्त्री मानते हैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति। हम आप क्या मानते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
कंपनी की। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। संस्थापक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा, 1977 से कपड़े के व्यवसाय का लंबा अनुभव। ऐसी कंपनी जो 1977 से उसी बाजार में व्यापार कर रही थी जिस बाजार में अभी हम आप ट्रेडिशनल मार्केट में। भारत की टॉप 5 शूटिंग शर्टिंग कंपनियों में से 5वां स्थान। भारत में रायमंड विमल जैसी शूटिंग शर्टिंग कंपनियां हैं, उसमें 5वां स्थान फैशन शूटिंग भीलवाड़ा शूटिंग के नाम से जाने जाते हैं इनका आता था। वर्ष 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत। इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा साहब ने 19 वर्ष 2000 में एक निर्णय लिया कि अब इस शर्ट पैंट के कपड़े को हम इस बाजार से नहीं बेचेंगे, अब हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचेंगे और वो 50% पैसा जो हम विज्ञापन और थोक विक्रेता उन लोगों में खर्च करते हैं वो पैसा हम ग्राहक को बांट देंगे। ये सोच के साथ वर्ष 2000 में एक पैंट पीस से कंपनी की शर्ट पैंट से पीस से कंपनी की वर्ष 2000 में शुरुआत हुई। 20 वर्ष डायरेक्ट सेलिंग का लंबा अनुभव। हम आपसे ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो भारत में 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग पर काम कर रही है। जो कंपनी वर्ष 2000 में एक शर्ट पैंट पीस से शुरू हुई थी, आज उस कंपनी के पास लगभग 7.5 से 8 प्रोडक्ट है जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट है। जो कंपनी कभी एक पिकअप सेंटर भीलवाड़ा से शुरू हुई थी, वो कंपनी आज पूरे भारत में लगभग 12 से 15 हजार पिकअप सेंटर खोल करके भारत की सबसे बड़ी सेल आउट खोलने वाली कंपनी। जो कंपनी एक डिपो से भीलवाड़ा से शुरू हुई थी, आज लगभग 250 से ज्यादा पूरे भारत में इसको डिपो खुले हुए जहां करोड़ों का सामान पड़ा हुआ। हम एक ऐसी मजबूत कंपनी में जो 20 साल से अपने आप को इम्प्रूव किया है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब आपको हमको इस पे हमारा जो आपका काम है वो काम करने की जरूरत। कंपनी की बहुत बड़ी तैयारियां हैं, बहुत बड़ी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखी हुई है। हमको आपको हमारा काम है, तो हमारा काम डायरेक्ट सेलिंग में इतना है। मैं सॉरी पीछे आपको बताना भूल गया। हमारा काम यहाँ पे जो होता है वो होता है कंपनी सामान बनाती है, हमारे आपके शहर का तो पहुंचाती है, हम आप उस सामान को खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक को जो काम दिया गया है उसको काम दिया गया है कि वो सामान को उपयोग करेगा और उसका विज्ञापन करेगा, क्योंकि बगैर विज्ञापन की कोई भी बाजार नहीं चलती। तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में भी विज्ञापन नहीं होगा तो ये बाजार, चूंकि कंपनी पूरे भारत के लिए सामान बना रही है, वो हम आप यूज करते हैं तो हमारे आपके लिए थोड़ी बना रही है, वो तो करोड़ों लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को करोड़ों लोगों तक ले जाने वाला कौन है? हम आप। यहाँ पे प्रचार का अधिकार किसको दिया गया है? हमको आपको दिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 46,000 करोड़ का विज्ञापन का बाजार है भारत में। वो 46,000 करोड़ पैसा हम आप अपने घर में ला सकते हैं, मिल बांट के ले सकते हैं। तो हमको आपको यहाँ विज्ञापन का काम दिया गया है। हम आप कंपनी अपनी तैयारी की हुई है, हमको आपको बोली है आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, यदि आपको अच्छा लगता है इसका विज्ञापन करो। और विज्ञापन चूंकि हमारे आपके खानदान में कभी किसी ने किया नहीं, हमारे नेचर में नहीं है, इस कारण से इसमें हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए कहा जाता है कि आप इसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप इसको लगातार सीखने की कोशिश करिए। धीरे 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 आपके नेचर में आ जाएगा, धीरे 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 आपकी आदत में आ जाएगा। विज्ञापन कैसे करते हैं या आपको इसी तरह आएंगे तो सीख जाएंगे। इन विषयों पर आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। हम अच्छे विज्ञापन भी कर सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन पैदा नहीं हुए हैं, अमिताभ बच्चन बने। तो हम आप किस माहौल में विज्ञापन करना नहीं आता, आ जाएगा। समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आने लगेगा। तो इसी तरह आप आते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम अब बात करते हैं, क्योंकि आरसीएम पिछले 20 साल से काम कर रहा है और इसके उद्देश्य क्या है। जब तक किसी संस्था का उद्देश्य नहीं होगा वो संस्था कभी आगे नहीं जा सकती। आरसीएम लगातार 20 साल से काम कर रहा है, उसका सिर्फ एक कारण है, हमारे ये 3 उद्देश्य। बाकी बाजार में मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, कोई उद्देश्य नहीं। और मैं ये प्रूव करूंगा कि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। यदि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना होता तो पॉन्ड्स पाउडर 100 ग्राम आप 100 रुपए का खरीदते हैं, हम 55 रुपए का 150 ग्राम नहीं देते। आप फेयर लवली बाजार से 50 ग्राम 104 रुपए की खरीदते हैं, हम आपको 62 रुपए की 50 ग्राम दे रहे हैं। यदि हमारा पैसा कमाना उद्देश्य होता तो हम आपको 62 रुपए की 50 ग्राम फेयर एंड फाइन क्रीम नहीं देते। यदि हमारा पैसा कमाना उद्देश्य होता तो आप मार्केट से सफोला का तेल, राइस ब्रान तेल जो लोग लेते हैं, यहाँ लगभग लोग नहीं खाते होंगे, पर राइस ब्रान की तुलना करें, है ना, तो राइस ब्रान तेल मार्केट में सफोला का आता है 180 रुपए लीटर, जो हम आपको 175 रुपए लीटर दे रहे हैं। इसके बाद भी बिजनेस वॉल्यूम का
10% आपको रिटर्न भी कर। मतलब सीधी सी बात है, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। नहीं, और कंपनियों की तरह हम भी प्रोडक्ट को महंगे दामों पर बेच सकते थे, हम भी 104 रुपए की फेयर एंड फाइन दे सकते थे, हम भी 20 रुपए की साबुन को 40 रुपए में दे सकते थे, पर हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। हमें भारत में लोग, भारत के, हिंदुस्तान के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हमें एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है जिससे एक आम आदमी उपयोग कर सके, आम आदमी लाभान्वित हो सके और आम आदमी अपने सेहत को स्वस्थ रख सके, ऐसे प्रोडक्ट उसको उपलब्ध कराना है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण। ये बात थोड़ा सा अतिशयोक्त लगेगी क्योंकि हम आप जिस मेंटेलिटी के लोग हैं, ये बात बहुत बड़ी है। नए भारत का निर्माण करना, एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां भाईचारा, एक दूसरे से लोग प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसे भारत का निर्माण करना है। उस परिस्थिति में जब भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार, पड़ोसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस दौर में हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये बात थोड़ा सा अतिशयोक्त लगी आपको, लेकिन है। जिन लोगों ने इस बात, जिन लोगों ने इनके उद्देश्य को समझा है, वो उस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने मान लिया कि वास्तव में इसका उद्देश्य यही है। स्वावलंबन, आज आप बोल रहे हैं, सरकारें बोल रही है आत्मनिर्भर भारत। ये अभी कोरोना के बाद से आत्मनिर्भर भारत की उत्पत्ति हुई है सरकारी तौर पर हमारा उद्देश्य वर्ष 2000 में था स्वावलंबन। स्वावलंबन मीन्स आत्मनिर्भर, हर व्यक्ति यहाँ स्वावलंबी हो, कोई किसी के सामने हाथ न फैलाए, एक ऐसे भारत का निर्माण करना। ये हमारे 3 उद्देश्य हैं जिस पर 20 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। अब बात आती है शामिल होने के लिए। शामिल होते ही आपको 5 फायदे दिखते हैं। शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शामिल होने के लिए आपको कोई हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, सरकारी तौर पर पूरी तरह सरकार के मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है। ये उपक्रम है, कुल मिला के कहे तो भारत सरकार के। तो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आपसे रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी बनती है, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नामनी का नाम, जन्मतिथि। चूंकि आप नहीं रहते हैं तो आपके बाद ये बिजनेस आपकी नामनी को ट्रांसफर होता है, तो नामनी का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये चीजें आप देते हैं तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाती है। और वो आईडी के बाद जैसे ही वो आईडी आपकी जनरेट होती है, ये 5 महत्वपूर्ण फायदे मिल गए। फायदे तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण फायदे जो हमें तत्कालिक तौर पर जरूरत है, जो हमें समझ में आते हैं, वो मिलते हैं। पहला, 100% शुद्धता की गारंटी। 1 नंबर जीएसटी कटा बिल आपके नाम से कटता है, मतलब वो सामान ओरिजिनल है। जिस तरह आप जब 10,000 का मोबाइल बाजार से लाते हैं, उस दुकानदार की खुपड़ी खा जाते हैं जब तक आपको बिल नहीं देता ओरिजिनल, तो आपको समझ में आता है कि बिल देगा मतलब उसकी गारंटी है, ओरिजिनल है। इसी तरह यहाँ भी जो सामान आप बाजार से ला रहे हैं बगैर बिल का ला रहे हैं, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चूंकि कंपनियों के पास इतना बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है कि आपको बगैर बिल का कोई सामान नहीं मिलता। 1 रुपए का शैम्पू भी आप खरीदेंगे तो आपको बिल कटना है। आरसीएम एक ऐसी संस्था है जहाँ 1 रुपए का बिल कटता है। तो यहाँ आपको मतलब बिल कटा है, वो सामान की गारंटी, 100% शुद्धता की गारंटी, 10 से 20% काउंटर डिस्काउंट। अभी हम मार्केट से सामान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 20 रुपए की लक्ष्य है, एमआरपी है 20 रुपए, तो हमको कितने में पड़ेगी? 20 रुपए में पड़ेगी। इसी तरह हमारे यहाँ जब आप आईडी में लेंगे तो हमारी जो 20 रुपए की साबुन है आपको 18 रुपए में पड़ेगी, जो 22 रुपए की साबुन है वो 20 रुपए में पड़ेगी। इसी तरह उसकी कॉस्ट के हिसाब से 10 से 32% तक, सॉरी 10 से 20% तक आपको काउंटर में ही डिस्काउंट मिल जाएगा। एमआरपी से कम रेट पर सामान मिलेगा, ऐसा समझना है। 10 से 32% आज स्वयं की खरीदी पर। उस साबुन को जो आप 22 रुपए की साबुन 20 रुपए में लाए हैं, इसके बाद भी बिजनेस वैल्यू का 10 से 32%, 10% मिनिमम से आपकी शुरुआत होगी और आपको बिजनेस साइज के हिसाब से इसकी परसेंटेज लेवल बढ़ता रहेगा। तो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में दिया जाता है। 8% रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है काम कीजिए एक बार, पैसा है बार बार, आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, इसको रॉयल्टी या पैसिव इनकम भी बोलते हैं। तो कंपनी अपने टर्नओवर में से अपने 50% पैसे में से 8% पैसा रॉयल्टी के रूप में बांटती है। 5% टेक्निकल बोनस। जब एक अच्छा खासा बिजनेस हो जाता है आपको, तो वहां से कंपनी के टर्नओवर का 5% टेक्निकल बोनस के रूप में आपको हमको दिया जाता है। इस तरह से आप देखें, इसको काउंट करें तो आप देखें तो 32, 8, 40, 5, 45 और 5% डिस्काउंट आपको काउंटर डिस्काउंट के रूप में। इस तरह ही 50% पैसा हमारा जो बिचौलियों के यहाँ जा रहा था उस बाजार में, वो पैसा अब इस सिस्टम के माध्यम से हमारे आपके पास रिटर्न आ जाएगा।
कंपनी कोई अलग से पैसा नहीं दे रही, पैसा वही कंपनी दे रही जो हमारा बिचौलिया खा जाती है। बिना पूंजी का एक बड़ा व्यापार। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जो हमारे अधिकार है, हमको सिर्फ अपनी जरूरत का सामान यूज करना है, जो हमारे घर में उपयोग होते हैं उन सामान को उपयोग करना है। और इसके बाद जो हमारा काम बनता है विज्ञापन। हमें यदि वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, मैं ये शर्ट पहना हुआ हूँ, मेरा 2 साल का शर्ट है, आज भी इसकी शाइनिंग ऐसे बनी हुई है, और जो कोई भी सोचता है बिल्कुल बोलता है नया शर्ट है, मैं बोलता हूँ नया नहीं है, 2 साल पुराना। इसकी शाइनिंग इसलिए बनी हुई है क्योंकि ओरिजिनल धागे का है। इसकी शाइनिंग इसलिए बनी हुई क्योंकि मैं आरसीएम के वॉशिंग पाउडर से इसको धोता हूँ, इससे हमारे कपड़े की जो है शाइनिंग बनी रहती है। अभी घड़ी से धो देता इसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही हम अपने, जो कोई भी पूछता है उससे हम इस तरह बात करने लगते हैं, वो बोलता है हमको भी दीजिए। जैसे ही आप उसको शामिल करते हैं, आपको बिजनेस होगा, उसका जो खरीदारी करेगा वो आपका टर्न ओवर। इस तरह से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है बिना पूंजी का। आपका लगाया क्या, कुछ नहीं लगाया, और धीरे 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 आप बताते जाते हैं लोगों को, लोग आते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमको आपको पैसे के तौर पर कुछ नहीं लगना है। स्वदेशी अपनाकर देश के विकास में योगदान। हम आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां स्वदेशी के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, और वही 71% मानसिक रोजी वरिष्ठ नागरिक है, जिसका हमने पहले दिखाया, वही लोग स्वदेशी के नाम पर कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप हम युवा हैं, आपको आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी कंपनी में जो स्वदेशी है, जो अपनी प्रॉफिट का 45-50% पैसा आप में हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, मतलब बेरोजगारी भी दूर कर सकती है। उस पैसे से हम देश की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। 50% पैसा बहुत होता है। उस पैसे से हमारे देश में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, नए रोजगार के अवसर हम आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वदेशी के साथ साथ रोजगार समाप्त कर सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं हम, और दूसरा हर व्यक्ति को हम स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी कंपनी गारंटी देती है। मतलब लोग स्वदेशी के नाम पर यदि व्यापार कर रहे हैं तो हमारे पास स्वदेशी भी है, हम लोगों को रोजगार भी देते हैं, हम लोगों को स्वस्थ रखते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। आप बाजार का सामान खाना बंद कर दीजिए, 6 महीने कसम खा लीजिए कि बाजार का सामान खान पान बंद कर दीजिए, आपका परिवार 6 महीने से 8 महीने के अंदर पूरी तरह बीमारी से मुक्त हो जाएगा। आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी गंभीर। बाकी ये सर्दी जुकाम ये तो सब होता रहता है, लेकिन ये आप जो भी सीनियर है, जो 6 महीने 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये उनके एक्सपीरियंस है हमारे पास। और मैं जो पिछले 10 साल से इसके प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस भी हमारे पास है। मतलब हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, हम स्वस्थ भी रखते हैं लोगों को, हम रोजगार भी देते हैं, और स्वदेशी भी है। यदि स्वदेशी के नाम पर भारत में व्यापार हो सकता है साहब, तो आप हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, ये स्वदेशी भी है, और रोजगार भी पैदा करता है, और स्वस्थ भी रखता है। जो बातें हमने आपसे कही वही देश के हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, मतलब हमारी सरकारें भी वही आपको बोल रहे हैं। गर्व से लोकल सामान खरीदें और उसका प्रचार करें। यही हम भी बोल रहे हैं कि आप इसके सामान को उपयोग करें और इसका प्रचार करें। ये आपकी सरकार भी बोल रही है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप देखते हैं भारत में, तो डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है और देशों की तुलना में हम कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये एक ग्राफ के माध्यम से देखिए। तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी आबादी है वो है चीन। भारत, चीन जो है पहला देश है जो आबादी के मामले में सबसे आगे है। तो वहां पे देखिए तो चाइना में 35.63% डायरेक्ट सेलिंग का उद्योग है, व्यापार है। इसके बाद नंबर आता है यूएसए का, जबकि चाइना के बाद हमारी जनसंख्या दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन हम आप कहाँ हैं, चलिए आगे देखिए। दूसरे नंबर पर डायरेक्ट सेलिंग पे आता है यूएसए, जहां 34.25% का ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग की। इसके बाद कोरिया 18.4, जर्मनी 17.52, जापान 15.61, ब्राजील 10.2, इंडिया 6.44। जो देश भारत विश्व में दूसरे नंबर की आबादी है, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बाजार है भारत में, वहां डायरेक्ट सेलिंग अभी मात्र 6.5% की ग्रोथ के साथ है। जबकि उसको होना कहाँ चाहिए, उसको होना चाहिए यूएसए की जगह अमेरिका। यदि जनसंख्या के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के मामले में हमको आपको दूसरे नंबर पर जाना चाहिए, मतलब हमको अमेरिका के स्थान पर होना चाहिए, जबकि हम कहाँ हैं, बहुत पीछे। उसका कारण है, इसीलिए हमारा देश 50 साल पीछे, क्योंकि यहाँ के लोग इतना जल्दी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते।
तो आप सबको यकीन होना चाहिए कि जिस दिन हिंदुस्तान में 35.63 मतलब 35% ग्रोथ हुई डायरेक्ट सेलिंग की, अभी 6% है, मतलब 30%, 29% जिस दिन ग्रोथ होगी। यदि आप सोचिए, आज आप डायरेक्ट सेलिंग की इतनी सारी कंपनियों के नाम सुन रहे हैं, आरसीएम उसमें से बच्चा बच्चा आरसीएम का नाम सुन रहा है। जब भारत में पूरी डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम की नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ है 6.4, तब आप इतनी गहराई से बच्चा बच्चा आरसीएम का नाम जानता है साहब। जिस दिन चाइना जैसे स्थिति हमारे देश में बनेगी, आप हम कहां होंगे, कल्पना करिए। और ग्रोथ तो बढ़ेगी, क्योंकि चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार हमारा है। तो यदि बाजार हमारा है तो ये ग्रोथ भी बढ़ना निश्चित ही है। ये जरूर है कि समय लगा है, भारत में लोग स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। हमने किया, आप किए, और भी लोग करेंगे। जैसा हमने आपको पहले दिखाया था भीड़, ये वही भीड़ है। यदि आप यहाँ, क्योंकि हमारा काम एडवर्टाइजमेंट का है, यहाँ हमको दिया गया है, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। प्रचार कौन करता है? सेलिब्रिटी करता है। यहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, सेलिब्रिटी का पावर आपके पास हो जाता है, और सेलिब्रिटी एज ए लीडर रहता है। वो जो बोलता है वही ये भीड़ करती है। सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय आती है टीवी में, बोलती है लक्स साबुन खूबसूरती का राज, तो ये भीड़ क्या करती है, उस साबुन को लगाती है। जो भी टीवी में सेलिब्रिटी आके कहते हैं वो भीड़ करती है। अब वहां से आप निकल करके उस दुनिया में आ गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां ये अधिकार आपको मिल गए। अब यहाँ पे विज्ञापन का अधिकार आपको है। अब आप बोलेंगे ये भीड़ सुनेगी, आप बोलेंगे ये भीड़ करेगी, जो आप बोलेंगे ये भीड़ करेगी। उसके लिए आपको अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। विज्ञापन कैसे किया जाता है इसको सीखना पड़ेगा। यदि हम ये काम करते रहते हैं, इसी तरह की मीटिंग्स लगातार हो रही है, उसमें आते रहते हैं, तो आप उस भीड़ से निकल के आप एज ए लीडर उस भीड़ को चलाने वाले बन सकते हैं। मतलब उस भीड़ में जो भोजन के पैकेट को दौड़कर पकड़ने वाली भीड़ से निकल के आप एक दिन उसी भीड़ को भोजन का पैकेट फेंकने वाले बन सकते हैं। फैसला हमको आपको करना है। जो समय से पहले समय को समझते हैं हर हाल में विजेता होते हैं। मैं आज आपके सामने बैठा हूं इसलिए क्योंकि ये बात आज आपके पास भारत सरकार की गाइडलाइन है, सब कुछ है। पर जब मैंने इसमें आए, जब हम आए थे, हमारे सीनियर आए थे, तब ऐसा कुछ नहीं, कोई डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ एक विश्वास था कि ये काम उचित है, इसमें किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये विश्वास था, तब जाके 10 साल पहले हमको विश्वास हुआ। आज मैं आपके सामने, क्यों? क्योंकि मैंने समय के पहले समय को समझा। आज भी आपके पास है, देख रहे हैं 6 लगभग 6.5% की ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग की। आज भी यदि आप समझ जाते हैं तो आने वाले समय में आपके का समय आपके साथ और आप विजेता होंगे। आरसीएम करने की जरूरत इसलिए है कि आरसीएम जो है एक जीवन का पूरा लाइफ का पैकेज है। मतलब जो काम हम कहीं और कर रहे हैं वहां पे सिर्फ हमको हो सकता है पैसा मिल जाए, जो काम कर रहे हैं हो सकता है हमको मान सम्मान मिल जाए, पर सिक्योरिटी तो किसी काम में नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में ही आप अपने परिवार को सिक्योरिटी का सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज लाइफ, आप लाइफ हो, मतलब जीवन में जो आपको चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, अनलिमिटेड है, क्योंकि विज्ञापन करोड़ों में है। ये बात अलग है कि अभी आपको आपके 10 लोग जानते हैं तो आपको 10 रुपए आएंगे, धीरे 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 100 लोग जानेंगे, आपको 100 रुपए आएंगे, धीरे धीरे आपको 1000 लोग जानेंगे, 1000 लोगों को आप बोलेंगे, 1000 लोग आपका सामान उपयोग करेंगे, धीरे धीरे 1 लाख लोग होंगे। जितने ज्यादा आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। मतलब आने वाले समय में हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों तक अपनी पहचान, अपनी छवि आप पहुंचा दीजिए, धीरे धीरे आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। इसी मतलब आपको पैसा अनलिमिटेड है, सुरक्षा, आपको पैसिव इनकम आती है, हम आप नहीं भी रहते हैं तो भी हमारे आपको परिवार को इनकम आती रहती है, क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं, उस सिस्टम काम करता है, हम काम नहीं करते, जिससे वो सिस्टम काम करता रहता है। हम इस दुनिया में रहना ना रहे तो भी पैसा आता रहता है। सिक्योरिटी, मान सम्मान, पूरे भारत में आपको मान सम्मान मिलता है, एज ए लीडर आपको प्रमोट किया जाता है। मतलब मान सम्मान, पैसा, सुरक्षा, सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती है। इसी के साथ मेरे अपने वाणी को विराम देता हूँ।
मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप सब इस अभियान को समझने की कोशिश करें